आज हम लोग पढ़ेंगे लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे फाइंड करते हैं। आज भी एम्पियर का परिपथ का नियम का ही सहायता लेंगे। उसकी सहायता से एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करेंगे। बात यह है कि परिनालिका कहते किसे हैं। देखिए, जैसे ये तार है स्प्रिंग टाइप का, इसको ही कहते हैं परिनालिका। जब किसी धारावाही तार को हम एक स्प्रिंग तरह ऐसा बना देते हैं, ऐसे टाइप का, तो इसको कहते हैं परिनालिका। तो हमको फाइंड करना है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, कैसे फाइंड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके अंदर की बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं परिनालिका ऐसा ही होता है। यहां से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, और यहां से ये ऐसे आ करके ऐसे करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये जा रहा है बाहर की ओर आ रहा है। धारा मेरा ऐसे ये बाहर की ओर आ रहा है, यहाँ से नीचे से अंदर की ओर आ रहा है। फिर देखिए यहाँ से बाहर आ रहा है धारा, यहाँ से अगर इनपुट देते हैं धारा का, तो यहाँ से धारा बाहर आएगा और नीचे साइड से फिर अंदर की ओर आएगा। फिर अगेन ये घूम करके ये घूमने के बाद धारा फिर इस हिस्से से बाहर की ओर आ रहा है और नीचे वाले हिस्से से अंदर की ओर आ रहा है। यानी आप ध्यान दीजिए, ऊपर के जितने भी रिंग के सरफेस हैं, पॉइंट्स हैं, सभी के अंदर धारा यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलेगा, इससे भी बाहर निकलेगा और इससे भी बाहर, सभी से बाहर, और नीचे वाले पोर्शन से अंदर की ओर आ रहा है। हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, जब कोई भी चीज़ अंदर की ओर जाती है तो हम कहते हैं उसको क्रॉस। कोई भी चीज़ जब अंदर की ओर जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस। अब कोई चीज़ बाहर आती है तो उसे हम कहते हैं डॉट। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड या धारा की दिशा। तो हम धारा की दिशा को एक अलग डायग्राम में दिखाएंगे कि यहाँ पर मेरा ये धारा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ये ऐसे, ये 2D डायग्राम है, 3D में समझ में अच्छे से आएगा। ये 3D है, ये 2D है। 2D में कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा यहाँ पर धारा कुछ ऐसे इस टाइप का है। यहाँ से धारा आ रही है, ये यहाँ से बाहर आ रहा है और इस साइड से अंदर की ओर आ रहा है। यानी कि हम इस वाले पोर्शन को डॉट से दिखा सकते हैं और नीचे वाले पोर्शन को क्रॉस से, क्योंकि धारा यहाँ से बाहर की ओर आ रही है और यहाँ से अंदर की ओर। पर कुल मिलाकर धारा मेरा इस स्प्रिंग में गोल गोल ही घूम रहा है। उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इसके अंदर होगा। वो कितना होगा उसका डेरिवेशन हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो इसका एक अदर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का। हम धारा के ऊपर वाले पोर्शन को, हमको पता है ऊपर सभी पोर्शन धारा बाहर की ओर निकल रही है, तो उसको हम डॉट से दिखा देते हैं। और नीचे धारा जा रही है, यानी ये ऐसे आकर के ऐसे जा रही धारा, नीचे पोर्शन क्या धारा जा रही है, यानी कि हम यहाँ क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ये साफ साफ दिख रहा है कि हम ऊपर वाले पोर्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं, चीज़ अच्छे समझ में आने के लिए। कि हम जानते हैं कि हमारी धारा ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है। तो ऊपर के जितने भी सरफेस हैं, ऊपर के सभी के सभी धारा को इस साइड से, एक को इस साइड खड़ा है तो उसको आते हुए दिखाई देगा, और इस साइड से अंदर आते हुए, यहाँ से जाते हुए यानी बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, यानी ये डॉट है और यहाँ पर अंदर आ रहा है क्रॉस है। ये डॉट है, ये बाहर आ रहा है, ये डॉट है, और अंदर आ रहा है, ये क्रॉस है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इस परिनालिका के अंदर किस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि
यहाँ से ये अंदर आ जा रहा है। अपने दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को जब जहाँ से धारा जा रही है उसको ऐसे कर दो और जहाँ से आ रही है उसको घुमा दो, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी ये क्रॉस है, यानी यहाँ पर करंट जा रहा था तो हमने ऐसे कर दिया, और ये घूम कर वापस आया तो हमने भी ऐसे घुमाया। अब मुट्ठी बंद करने के बाद अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ बना देते हैं ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पियर का परिपथ का नियम। एम्पियर ने ये कहा था कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र एक एम्पियर का परिपथ बनाएंगे क्लोज लूप में। ठीक है, अगर मैं क्लोज लूप ऐसे बनाता हूं, इस टाइप का अगर हम बनाते हैं, तो उन्होंने ये ऐसा नियम दिया था कि ये एम्पियर का परिपथ है, इसमें से धारा अगर एक गया आई एक नीचे आया आई, तो समेशन ऑफ आई होता है बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम। जो ऊपर आया उसको प्लस मान लें, प्लस आई, जो नीचे आया माइनस आई। इसका आंसर मिला मुझे 0, यानी कुछ नहीं मिला। जितनी धारा जा रही है जितनी धारा यहाँ से ऊपर की ओर रही उतनी धारा वो नीचे चली गई, यानी दोनों को सम करने पर मुझे 0 मिला। अगर मैं ये एम्पियर परिपथ ऐसे बनाता हूँ तो जितनी धारा यहाँ से ऊपर बाहर निकल रही है, डॉट से बाहर निकल रही है, उतना ही तो अंदर जा रहा होगा। जितनी धारा इस परिनालिका से बाहर आ रही है उतनी ही घूमकर वापस अंदर भी जा रही है। यानी जब हम इसका सम करेंगे, अगर इसमें से लगभग 10 धाराएं बाहर आ रही हैं तो 10 अंदर भी जा रही होंगी, यानी दोनों को सम करने पर क्या होगा 0। यानी कि एम्पियर का परिपथ हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, कोई और तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि एम्पियर का परिपथ ऐसे बनाते हैं। ये है एम्पियर का परिपथ, इसका नाम कर देते हैं, ये है ए, ये बी, सी एंड डी। अब हम सभी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी से ए तक के बीच में जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बनेगा उसको सारा निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, परिनालिका मेरा है उसकी लंबाई हमारी इसकी त्रिज्या के, इस सरफेस की त्रिज्या से बड़ी होनी चाहिए। यानी इसकी त्रिज्या से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर मैं इसकी त्रिज्या अगर r है, इसकी लंबाई अगर l है, तो मेरा ये l r से बड़ा होना चाहिए। उसके लिए ये डेरिवेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात एक और ध्यान देना है कि परिनालिका के भीतर मुझे पता है कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, इस दिशा में आ रहा है, लेकिन बाहर क्या होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है क्या वो भी वही बाहर भी है? अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की संख्या अगर ऐसे जा रही है, बहुत सारी रेखाएं, अगर 10 रेखाएं जा रही हैं तो यहाँ से ये एंट्री मारेगी। कुछ ऐसे करते हैं आराम से, अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो ये यहाँ से फैल जाते हैं। यहाँ से फैलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से जगह पर ढेर सारे होंगे ऐसे, पर यहाँ से निकलने बाद ये कुछ एक ऐसा आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, सब फैल जाते हैं, एक बड़े से स्थान में फैल जाते हैं। अगर अंदर मान लीजिए लाखों रेखाएं हैं तो एक छोटे सी जगह पर लाखों चुंबकीय रेखाएं हैं तो उसकी तीव्रता काफ़ी स्ट्रांग होगी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब फैल जाएंगे तो उनकी तीव्रता घट जाएगी, उनका पावर बहुत ही कम हो जाएगा। जहाँ इसके अंदर लाखों करोड़ों रेखाएं हैं, इनका बाहर ऐसे बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाएंगे तो उनका तीव्रता पावर बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा हो गया है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि इस परिनालिका के बाहर, अंदर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, लेकिन इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नगण्य है, मतलब इसकी तुलना में बहुत ही कम है। तो उसको हम कहते हैं कि b बराबर 0। नगण्य को मतलब हम 0 से दर्शाएंगे, यानी कि इसके बाहर, इस परिनालिका के बाहर
चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, इसके इधर भी इसके इधर भी, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, इसके बाहर भी यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई हैं। ये परिनालिका का एक कॉपी है समझाने के लिए डेरिवेशन में, ताकि एक एम्पीयर का परिपथ हो जाए। इस पर हम लोग एक डीएल क्रॉप करेंगे, छोटी सी लंबाई डीएल, इस पर भी क्रॉप कर लेते हैं, सभी का अलग अलग निकालेंगे, इस पर भी क्रॉप करते हैं और यहाँ भी क्रॉप कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है एल। ठीक है, इसका ये कॉपी है। यहाँ से धारा बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है वो इस दिशा में हो गया। ठीक है, उस पर मैंने एक एम्पीयर का परिपथ बनाया। मुझे पता है परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बाहर 0, इसके बाहर भी 0, यानी यहाँ 0 दिखा दिए, यहाँ भी 0 दिखा दिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इसके अंदर, केवल बाहर नगण्य है तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। एम्पीयर के परिपथी नियम से क्या उन्होंने नियम दिया था कि एक क्लोज लूप का बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई होता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये डीएल 4 अलग अलग प्लेस पर हैं, ए से बी पर, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम इसको 4 पार्ट में करने वाले हैं। इसको ब्रेक कर देंगे ए बी सी डी में। तो क्या बनेगा, यहाँ से पहला होगा ए टू बी, बी वेक्टर, इसको बी डॉट ए क्या होता है यहाँ पर, बी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये सब जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, वेक्टर हटा दें, बी डी एल कॉस थीटा प्लस ए टू बी हो गया, बी टू सी, बी से सी तक के बीच बी डी एल कॉस थीटा, अगेन सी टू डी, सी से डी, बी डी एल कॉस थीटा, फिर डी से ए, डी से ए बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। यहाँ तक क्लियर है। अब हम सबका अलग अलग चीज़ देखेंगे कि कोई कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर बी और डीएल के बीच कॉस थीटा, थीटा कितना कोण है। एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। बी और डीएल, ए से बी के बीच जो डीएल है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना कोण बना रहा है। डीएल भी ऐसे है, डीएल भी मेरा ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ये 0 डिग्री है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ये 0 होता है। अगर दोनों का सर एक ही दिशा में हो, हेड, तो 0 डिग्री, ये 90 वो ये 180, यानी ये क्या है, डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री है, यानी कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, यहाँ मिल गया ए टू बी बी डी एल प्लस बी से सी के बीच डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना कोण है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, डीएल ऐसे, क्या 90 कोण एंगल है, और कॉस 90 कितना होता है 0। अगर 0 से इंटू करते हैं दोनों में तो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये पूरा पार्ट क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं इसको, 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। अब बात करते हैं सी से डी के बीच डीएल ऐसे है, या ऐसे कह सकते हैं लंबाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मुझे पता है कोण 0 है, या 180 कहिए, 180 करते हैं, लेकिन ये फिर भी पूरा प्रोसेस 0 होगा। पूछे क्यों, क्योंकि परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। परिनालिका का ये हिस्सा चला गया, ये पूरा हिस्सा अंदर था, लेकिन ये CD क्या है,
बाहर है, यानी कि अगर ये हो गया -1 ये DL, अगर ये 0 है, 0 से गुणा करेंगे तो सभी संख्या 0 हो जाएगी, यानी ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया 0। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, C से D के बीच 0 है। अब बात करते हैं D से A के बीच DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना कोण है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, DL ऐसे 90। अब cos 90 क्या होता है 0, अब 0 से गुणा करेंगे सभी संख्या क्या हो जाएगी 0। जो बचा मेरे पास वो है म्यू नॉट समेशन ऑफ I, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, A से B, DL अंदर चला गया, जो मिला मुझे म्यू नॉट समेशन ऑफ I। यहाँ तक का चीज़ें तो अच्छे समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि समेशन ऑफ I क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया था कि एक एम्पियर के परिपथ से, अगर इसको एक ही दिशा में कर दें, एम्पियर के परिपथ से जितनी भी रेखाएं जा रही हैं धारा, उनको पहले जोड़ते हैं और उस जो संख्या आएगी उसमें I से गुणा कर देते हैं, तो मेरा समेशन ऑफ I निकलता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और चारों की दिशा धारा की एक ही दिशा में है, यानी ये 4 संख्याएं हैं और I से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ I। यहाँ है आंसर है 4I। पर यहाँ बात करते हैं कि माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल टू स्मॉल n। अब यहां समझने की बात है कि एकांक किसे कहते हैं, यूनिट। एकांक का मतलब होता है एक, यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में जो 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर 2 कंकड़ के पत्थर रखे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर 1 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, इस पर 2 पत्थर के कंकड़ रखे होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर पर पत्थरों की संख्या कितनी है 2। तो हम पूछेंगे कि 10 सेंटीमीटर पर कितने हो जाएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर पर 2 है तो 10 सेंटीमीटर पर 20, 10 सेंटीमीटर पर 20। पर ये संख्या आया कैसे, देखिए, जो एक को कहते हैं एकांक, तो एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो है कितना है 2, और जो कुल लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, ये 20। तो कुल कंकड़ों की संख्या कितनी आई, एकांक यहाँ फेरों से दिखा रहे हैं, वहाँ कंकड़ के एग्जाम्पल लिए हैं, तो अब फेरों के एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एकांक लंबाई में यदि फेरों की संख्या 2 है तो 10 सेंटीमीटर में फेरों संख्या 20 हो जाएगी, यानी एकांक लंबाई में अगर 2 है, कुल लंबाई अगर 20 है, तो कुल फेरों की संख्या हो जाएगा आपका कितना 2 × 10 = 20। ऐसे आया। एकांक लंबाई 2 क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, 10 क्या है कुल लंबाई, यानी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n बराबर कैपिटल N = स्मॉल nl, जहां पर कैपिटल N क्या है, उस लंबाई में कुल फेरों की संख्या, स्मॉल n क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और l क्या है कुल लंबाई कितनी है। अगर हम n × l करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जितने भी फेरों की संख्या है वो निकल जाएगी टोटल। तो जो समेशन ऑफ I होगा, समेशन ऑफ I ये कहता है कि पहले आप नंबर ऑफ संख्या निकालिए धारा की कितना है, फिर उसमें I से गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ पर समेशन ऑफ जब I निकालेंगे तो वो फार्मूला बन जाएगा NLI। क्लियर, एक बार फिर समझाते हैं। यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 2 है तो 10 सेंटीमीटर में कितने फेरे 20 होगा। ये आया कैसे, एकांक लंबाई में फेरों संख्या मानते हैं स्मॉल n से 2, कुल लंबाई कितनी है l, तो n बराबर 2 × 10 के 20 आ गया। 2 क्या है स्मॉल n, 10 क्या है l, तो कुल फेरों संख्या कितनी होगी nl। I से इंटू करने पर यह समेशन ऑफ I देता है। उसी तरह एकांक लंबाई में फेरों संख्या यदि n है तो कुल फेरों की संख्या = NL, इसलिए
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एन एल आई। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं यहां पर, तो b इंटू, अब ये देखिए इसका आंसर तो हम जान गए, ठीक है, इसका आंसर तो हम जान गए। अब बात करते हैं कि a से b के dl का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है। हमने कहा था कि dl का समाकलन फुल लेंथ होता है। अगर इस a से b के बीच dl का समाकलन करेंगे तो मुझे ये लंबाई मिलेगा। a से b के बीच कितना है, स्मॉल l। स्मॉल l को ठीक से बनाते हैं थोड़ा क्लियर दिखे। यानी यहां मुझे क्या मिल गया है, ये क्या है, dl क्या है, l है। ये है म्यू नॉट इंटू एन एल आई। यहां पर ध्यान दीजिए l से l कैंसिल, क्या बचा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये आ गया कि परिनालिका के भीतर, किसी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे फाइंड होगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जहां म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, एन एकांक लंबाई में फेरो संख्या है, आई परिनालिका में बहने वाली धारा का मान है। आई, इसको एक और तरीके से कन्वर्ट हम कर सकते हैं, जैसे अब यहां देखिए ये फॉर्मूला क्या आया है, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू एल, देन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल चल जाएगा उसके नीचे, एन अपान में एल, कैपिटल एन अपान एल। इस एन की वैल्यू वहां से अगर लिया जाए तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नया फार्मूला बन सकता है, ये एन आई बाई एल, ये भी फार्मूला है। यहाँ है ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरो संख्या, यहाँ क्या है, एन क्या है, कुल लंबाई में परिनालिका में इस यहाँ से यहाँ तक बीच में कुल फेरों की संख्या कितनी है, एल, एन, इसमें कैपिटल एन, और एल क्या है, पूरी लंबाई। दोनों ही फार्मूला सेम है पर लिखने रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर ये डेरिवेशन होता है समाप्त।